एक रेस्टोरेंट जिसने इंडिया के लोगों को सिखाया कि खाना खाने जाना भी एक इवेंट हो सकता है, लेकिन हर इवेंट का एक क्लाइमैक्स होता है और शायद बारबेक्यू नेशन भी अभी वही क्लाइमैक्स फेस कर रहा है। 2014 या 15 याद है आपको? अगर उस टाइम किसी सैटरडे या संडे आप अपनी फैमिली के साथ बारबेक्यू नेशन गए होंगे तो एक चीज गारंटेड होती थी, रिसेप्शन के बाहर लोगों की लंबी लाइन, पार्किंग फुल और स्टाफ का एक ही जवाब होता था, सर आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि लोग वेट करते थे, कोई गुस्सा भी नहीं होता था, क्योंकि उनको पता था कि अंदर सिर्फ डिनर नहीं, एक पूरा एक्सपीरियंस उनका वेट कर रहा है। अब बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, ऑफिस पार्टी हो या बस फैमिली आउटिंग, बारबेक्यू नेशन ऑलमोस्ट हर सेलिब्रेशन की पहली चॉइस बन चुका था। लेकिन आज सिचुएशन थोड़ी अलग है। कई आउटलेट्स में पहले जैसी वेटिंग नहीं दिखती, कई कस्टमर्स बताते हैं कि एक्साइटमेंट अब पहले जैसी नहीं रही, और कंपनी के फाइनेंशियल नंबर भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने लगे हैं। तो सवाल यह है कि क्या इंडिया की सबसे पॉपुलर बफे रेस्टोरेंट चेन अपना गोल्डन एरा लूज कर रही है, या ये सिर्फ एक बदलते वक्त का इफेक्ट है? आज हम बारबेक्यू नेशन की पूरी बिजनेस स्टोरी डिकोड करेंगे कि कैसे एक सिंपल आइडिया ने इंडिया की डाइनिंग इंडस्ट्री को बदल दिया, कैसे ये कंपनी करोड़ों की ब्रांड बन गई, और कैसे वही एक बिजनेस मॉडल जो पहले इसकी स्ट्रेंथ था आज वही उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनता नजर आ रहा है। अगर आपको भी ऐसी इंटरेस्टिंग बिजनेस केस स्टडीज देखना पसंद है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग बिजनेस केस स्टडीज आने वाली है। तो चलिए इस स्टोरी की शुरुआत करते हैं। 2006 में इंडिया का रेस्टोरेंट मार्केट आज जैसा नहीं था। या तो नॉर्मल फैमिली रेस्टोरेंट होते थे या फिर प्रीमियम फाइन डाइनिंग, बीच का कोई ऑप्शन नहीं था। और वहीं एक ऐसी जगह है जहां कस्टमर खुद अपनी टेबल पर ग्रिल करे, अनलिमिटेड स्टार्टर्स खाए, बफे एंजॉय करे और पूरा डिनर एंजॉय करे। ये पूरा कॉन्सेप्ट इंडिया के लिए बिल्कुल नया था। इस अपॉर्चुनिटी को बारबेक्यू नेशन ने पहचाना और कंपनी ने ओवर द टेबल लाइव ग्रिल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। हर टेबल के बीच एक लाइव ग्रिल, अनलिमिटेड स्टार्टर्स, उसके बाद बफे और एंड में डेजर्ट। ये सिर्फ फूड नहीं था, ये एंटरटेनमेंट था, और शायद यही कंपनी की सबसे बड़ी जेन्युइन स्ट्रेटेजी थी। बारबेक्यू नेशन ने कभी सिर्फ चिकन टिक्का या कबाब नहीं बेचा, उसने बर्थडे पार्टीज बेचा, ऑफिस सेलिब्रेशंस बेचा, फैमिली रियूनियंस बेचा, वीकेंड आउटिंग बेची। एक नॉर्मल रेस्टोरेंट में आप वेटर का वेट करते थे, लेकिन यहाँ आप खुद शेफ बन जाते थे। अपनी टेबल पर ग्रिल करना, डिफरेंट मैरिनेट्स ट्राई करना, अनलिमिटेड स्टार्टर्स मंगवाना, ये सब उस टाइम पे इंडिया के लिए एक कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस था। और इसी वजह से लोग सिर्फ खाना खाने नहीं बल्कि एक्सपीरियंस लेने जाते थे। और एक्सपीरियंस जितना यूनिक होता गया, कंपनी उतनी ही फास्ट ग्रो करती गई। डिमांड बढ़ने लगी, एक सिटी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, और धीरे धीरे बारबेक्यू नेशन इंडिया की लीडिंग कैजुअल डाइनिंग चेन में शामिल हो गया। आज कंपनी इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट्स मिलाकर लगभग 200 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स ऑपरेट करती है और हर साल करोड़ों गेस्ट सर्व करती है। उस वक्त तो सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, कस्टमर्स आ रहे थे, ब्रांड ग्रो कर रहा था, आउटलेट्स के साथ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था। लेकिन बिजनेस की दुनिया में एक बहुत इंटरेस्टिंग रूल होता है कि हर सक्सेसफुल बिजनेस के अंदर ही उसकी फ्यूचर प्रॉब्लम का बीज छुपा होता है, और बारबेक्यू नेशन के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर बारबेक्यू नेशन इतना सक्सेसफुल था तो फिर प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई? क्या अचानक लोगों को बफे पसंद आना बंद हो गया? बिल्कुल नहीं। असली प्रॉब्लम रेस्टोरेंट के अंदर नहीं, रेस्टोरेंट के बाहर शुरू हुई। क्योंकि हर बिजनेस की सक्सेस एक ही चीज पर डिपेंड करती है, और वो होता है उसका कस्टमर। तो 2015 के बाद इंडिया का कस्टमर्स धीरे धीरे बदलने लगा। पहले रेस्टोरेंट में जाना फैमिली आउटिंग होता था, महीने में 1 या 2 बार, लेकिन आज पिक्चर बिल्कुल अलग है। यंग जनरेशन बाहर खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं जाती, बल्कि वो इंस्टाग्राम वर्ती कैफेज ढूंढती है, यूनिक चीजें ट्राई करती है, हर वीकेंड पर कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहती है। एक ही रेस्टोरेंट में अब बार बार जाना पहले जैसा एक्साइटिंग नहीं रहा। कंपनी ने भी अपनी FY25 एनुअल रिपोर्ट्स में चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस, प्रीमियम डाइनिंग और एक्सपीरियंस लेड कंजप्शन को फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर बताया है। और सिर्फ प्रेफरेंस ही नहीं बदली, बल्कि लाइफ स्टाइल ही बदल गया। आज का कंज्यूमर हेल्थ कॉन्शियस है। अनलिमिटेड बफे का एक्साइटमेंट धीरे धीरे पोर्शन कंट्रोल में बदलने लगा। अब लोग क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी देखने लगे थे। हैवी बफे के बजाय स्मॉल प्लेट्स, आर्टिसन कैफेज, हेल्थी बाउल्स, एशियन, जापानीज, कोरियन, मेडिटेरेनियन क्यूजाइंस, हर कैटेगरी में नए रेस्टोरेंट्स खुलने लगे। यानी कस्टमर के पास पहले से ज्यादा चॉइसेस आ गई, और जब चॉइसेस बढ़ती है तो लॉयल्टी नेचुरली कम होने लगती है। और इसी बीच एक और नया रिवोल्यूशन आ गया, फूड डिलीवरी। एक वक्त था जब फैमिली डिनर का एक ऑप्शन होता था रेस्टोरेंट जाना, लेकिन आज फोन निकालो, स्विगी जोमेटो खोलो और कुछ ही मिनट्स में खाना आपके घर पर। और डिलीवरी प्लेटफॉर्म ने सिर्फ रेस्टोरेंट का बिजनेस नहीं बदला, बल्कि कस्टमर की आदत बदल दी। कन्वीनियंस एक लग्जरी नहीं बल्कि एक्सपेक्टेशन बन गई। कंपनी भी अपनी एनुअल रिपोर्ट में डिलीवरी को एक इम्पोर्टेंट बिजनेस वर्टिकल मानती है, लेकिन साथ ही ये भी एक्सेप्ट करती है कि उसका कोर बिजनेस डाइनिंग एक्सपीरियंस ही है।
और यहीं पर बारबेक्यू नेशन के बिजनेस मॉडल की पहली लिमिटेशन सामने आई। सोचिए, एक पिज्जा, एक बर्गर या एक बिरयानी आप आसानी से घर मंगा सकते हो, लेकिन क्या लाइव ग्रिल, अनलिमिटेड स्टार्टर्स और टेबल पर होने वाला पूरा एक्सपीरियंस डिलीवरी में मिल सकता है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए डिलीवरी ग्रो होने के बाद भी बारबेक्यू नेशन का असली बिजनेस रेस्टोरेंट के अंदर बैठने वाले कस्टमर पर ही डिपेंडेंट रहा। लेकिन ये सिर्फ डिलीवरी की स्टोरी नहीं थी, अब कंपटीशन भी कम्प्लीटली चेंज हो चुका था। अगर कोई फैमिली बफे खाना चाहे तो उसके पास एब्सोल्यूट बारबेक्यू था, पायरेट्स ऑफ ग्रिल था। लेकिन अगर कोई बफे नहीं खाना चाहे तो ऑप्शंस और भी ज्यादा थे। प्रीमियम कैफेज, माइक्रो बेवरीज, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स, क्लाउड किचन, लग्जरी होटल्स, रीजनल स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स और हर महीने नए ब्रांड्स। यानी बारबेक्यू नेशन का कंपटीशन अब सिर्फ एक कैटेगरी से नहीं बल्कि पूरी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से था। कंपनी भी अपनी एनुअल रिपोर्ट में इंक्रीजिंग कंपटीशन और इवॉल्विंग कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन को की बिजनेस रिस्क के रूप में आइडेंटिफाई करती है। फिर आया एक ऐसा साल जिसने सिर्फ बारबेक्यू नेशन ही नहीं बल्कि पूरी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की डायरेक्शन ही बदल दी, कोविड-19। एक नॉर्मल रेस्टोरेंट्स के लिए लॉकडाउन का मतलब था टेम्पोरेरी लॉस, लेकिन बारबेक्यू नेशन के लिए ये उसके पूरे बिजनेस मॉडल की एक सबसे बड़ी टेस्ट थी। क्योंकि बारबेक्यू नेशन सिर्फ खाना नहीं बेचता था, वो एक्सपीरियंस बेचता था। और जब लोग घर से बाहर ही नहीं निकल सकते तो ये पूरा एक्सपीरियंस एक ही दिन में रुक गया। अब कंपनी के पास भी वही ऑप्शन था जो बाकी रेस्टोरेंट के पास था, डिलीवरी, टेक अवेज, क्लाउड किचन। अब एक सिंपल सवाल पूछे, क्या कोई घर पर बैठकर अपने टेबल पर लाइव ग्रिल का एक्सपीरियंस ले सकता है? बिल्कुल नहीं। डिलीवरी सिर्फ फूड भेज सकती है, एक्सपीरियंस नहीं। अब जब रेस्टोरेंट्स दोबारा खुले, कस्टमर्स वापस आए, सब नहीं लेकिन जो आए उनकी एक्सपेक्टेशन पहले से काफी अलग थी। इसलिए रिकवरी तो हुई लेकिन पहले जैसी नहीं। और कंपनी ने भी अपनी FY25 एनुअल रिपोर्ट्स में एक्सेप्ट किया कि कस्टमर डिमांड और डाइनिंग पैटर्न्स में स्ट्रक्चरल चेंजेस आए हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि अगर आप सिर्फ रेवेन्यू देखोगे तो आपको लगेगा कि कंपनी रिकवर कर चुकी है। FY25 में बारबेक्यू नेशन ने 1233 करोड़ का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जबकि FY24 में ये फिगर 1255 करोड़ था। यानी रेवेन्यू में सिर्फ लगभग 1.7% की डिक्लाइन, मतलब सेल्स ऑलमोस्ट स्टेबल हो चुकी थी। तो फिर सवाल यह है कि अगर रेवेन्यू वापस आ गया तो कंपनी प्रॉफिट्स में क्यों नहीं आई? और यहीं से शुरू होती है बिजनेस की असली कहानी। रेस्टोरेंट बिजनेस को समझने के लिए उसका रेवेन्यू देखना काफी नहीं होता, बल्कि उसके पीछे के इकोनॉमिक्स को समझना पड़ता है। और स्पेशली बफे रेस्टोरेंट्स का इकोनॉमिक्स नॉर्मल रेस्टोरेंट से काफी अलग होता है। एक बफे रेस्टोरेंट चलाना बहुत महंगा काम है। बड़ी प्रॉपर्टी चाहिए, प्राइम लोकेशन चाहिए, लार्ज डाइनिंग एरिया, लाइव ग्रिल सेटअप, बड़ा किचन, डजन्स ऑफ शेफ, सर्विस स्टाफ, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी, एयर कंडीशनिंग। अब ये सारे खर्चे हर महीने फिक्स रहते हैं, अब चाहे रेस्टोरेंट फुल हो या फिर आधा खाली। इसी वजह से बफे बिजनेस में ऑक्यूपेंसी सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होती है। जितनी ज्यादा टेबल भरेंगी उतना ही ज्यादा बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा। इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखती है। FY25 में कंपनी का रिपोर्टेड एबिटा लगभग 211 करोड़ रहा, जो 17.1% मार्जिन दिखाता है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो उसका मतलब है कि रेस्टोरेंट ऑपरेशंस खुद अब भी पैसा कमा रही है, कस्टमर्स आ रहे हैं, सेल्स हो रही है, बिजनेस चल रहा है। लेकिन एबिटा फाइनल प्रॉफिट्स नहीं होता, उसके बाद भी कंपनी को काफी सारे खर्चे देखने होते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल कॉस्ट, जैसे लोन पर दिया जाने वाला इंटरेस्ट, उसके बाद डिप्रिसिएशन, रेस्टोरेंट इंटीरियर्स, किचन इक्विपमेंट, ये सब एसेट हर साल वैल्यू लूज करते हैं और अकाउंटिंग लैंग्वेज में इसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब सोचिए, पहले एबिटा से फाइनेंस कॉस्ट हटाओ, फिर डेप्रिसिएशन हटाओ और उसके बाद टैक्स का इम्पैक्ट देखो, तब जाके इस बॉटम लाइन बनती है। इसलिए 1233 करोड़ का रेवेन्यू और 211 करोड़ एबिटा होने के बाद भी कंपनी FY25 में 27.8 करोड़ के नेट लॉस में रही, जो FY24 के 13.4 करोड़ के नेट लॉस से भी ज्यादा था। यानी प्रॉब्लम डिमांड की नहीं थी बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी की थी। लेकिन स्टोरी का पॉजिटिव साइड भी है। मैनेजमेंट ने अर्निंग कॉल्स में बताया कि कंपनी का ग्रोस मार्जिन 68.2% तक इंप्रूव हुआ और बिजनेस ने 80 करोड़ का कैश प्रॉफिट भी जनरेट किया। मतलब कंपनी ऑपरेशंस को और एफिशिएंट बनाने की कोशिश कर रही है। यानी बिजनेस टूट नहीं रहा, लेकिन ट्रांजिशन फेज में जरूर है। और अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बारबेक्यू नेशन खत्म हो रहा है? अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया देखोगे तो आपको जवाब मिलेगा शायद हाँ, लेकिन अगर कंपनी के बिजनेस को डिटेल में समझोगे तो जवाब इतना सिंपल नहीं है। बिजनेस की दुनिया में हर स्लो ग्रोथ डाउनफॉल नहीं होती, कभी कभी वो एक ट्रांजिशन होती है। चैलेंज के बावजूद कंपनी रुक नहीं गई। FY25 के एंड तक बारबेक्यू नेशन के पास 230 रेस्टोरेंट थे और सिर्फ इसी साल कंपनी ने 18 नए रेस्टोरेंट्स ऐड किए, जबकि 5 आउटलेट्स बंद भी हुए। यानी मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ, एक्सपेंशन आज भी हो रही है, बस पहले के कंपैरिजन में ज्यादा केयरफुली। मैनेजमेंट ने अर्निंग कॉल्स में ये भी बताया कि प्रीमियम ब्रांड्स जैसे टोस्कैनो और साल्ट पर भी फोकस बढ़ाया जा रहा है और इंटरनेशनल बिजनेस में भी ग्रोथ कंटिन्यू रही। यानी सिर्फ बफे बिजनेस पर डिपेंड रहने की बजाय मैनेजमेंट नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स बिल्ड करने की कोशिश कर रही है। लेकिन बिजनेस का फ्यूचर सिर्फ कंपनी डिसाइड नहीं करती, कस्टमर भी करता है। और आज का कस्टमर 2015 वाले कस्टमर से बिल्कुल अलग है। उसके पास चॉइसेस ज्यादा है, ऑप्शंस ज्यादा है और एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा है।
लेकिन पेशेंस कम। इसीलिए आज कोई भी रेस्टोरेंट सिर्फ एक सक्सेसफुल कॉन्सेप्ट के भरोसे 10-15 साल सरवाइव नहीं कर सकता। हर कुछ सालों में खुद को दोबारा रीइन्वेंट करना पड़ता है, और शायद यही बारबेक्यू नेशन की सबसे बड़ी चैलेंज भी थी। तो इस पूरी स्टोरी से हम क्या सीख सकते हैं? पहला लेसन, सिर्फ सक्सेसफुल बिजनेस बनाना एनफ नहीं होता, उसे रिलेवेंट भी रखना पड़ता है। 2006 में लाइव ग्रीन एक रिवॉल्यूशन था, लेकिन आज वो इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड बन चुका है। जो चीज़ कभी यूनिकनेस थी आज एक्सपेक्टेशन बन गई है, और जब यूनिकनेस एक्सपेक्टेशन बन जाए तब बिजनेस को नेक्स्ट इनोवेशन ढूंढनी पड़ती है। दूसरा लेसन, कस्टमर बिहेवियर सबसे फास्ट चेंज होता है। टेक्नोलॉजी बदलेगी, लाइफस्टाइल बदलेगी, सोशल मीडिया भी बदलेगा, और उसके साथ साथ कस्टमर भी बदलेगा। जो बिजनेस कस्टमर के साथ इवॉल्व करेगा वो सर्वाइव करेगा, और जो अपनी पुरानी सक्सेस को रिपीट करेगा वो धीरे धीरे इररिलेवेंट होने लगेगा। तीसरा लेसन, ग्रोथ और प्रॉफिटेबल ग्रोथ दोनों अलग चीजें होती है। हर नए रेस्टोरेंट का मतलब ज्यादा प्रॉफिट जरूर होता है, लेकिन हर नया आउटलेट प्रॉफिट भी लाए ये जरूरी नहीं। इसीलिए आज कंपनी सिर्फ एक्सपेंशन नहीं देखती, यूनिट इकोनॉमिक्स देखती है, ऑक्यूपेंसी देखती है, मार्जिन्स देखती है, कस्टमर रिटेंशन देखती है, और वही लॉन्ग टर्म बिजनेस डिसाइड करता है। और शायद इस पूरी स्टोरी का एक सबसे बड़ा लेसन ये भी है कि एक्सपीरियंस बिजनेस को कंटिन्यूसली इनोवेट करना पड़ता है, क्योंकि एक्सपीरियंस एक प्रोडक्ट नहीं होता, एक्सपीरियंस एक फीलिंग होती है, और फीलिंग टाइम के साथ चेंज होती रहती है। अगर बिजनेस उस फीलिंग को नई जनरेशन के हिसाब से अपडेट नहीं करेगा तो कस्टमर्स नए एक्सपीरियंसेस ढूंढने लगेंगे। तो क्या बारबेक्यू नेशन कमबैक कर सकता है? बिल्कुल, क्योंकि ब्रांड आज भी स्ट्रॉन्ग है। करोड़ ओपिनियंस के लिए बारबेक्यू नेशन सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं, एक मेमोरी है, एक सेलिब्रेशन है, एक नॉस्टैल्जिया है। लेकिन बिजनेस सिर्फ नॉस्टैल्जिया से नहीं चलता, फ्यूचर इनोवेशन से बनता है। अगले कुछ साल ये डिसाइड करेंगे कि क्या बारबेक्यू नेशन इंडिया के बफे मार्केट का लीडर बना रहेगा, या सिर्फ एक ब्रांड बन के रह जाएगा जिसने मार्केट क्रिएट तो किया, लेकिन बदलते मार्केट के साथ वो खुद को तेजी से बदल नहीं पाया। क्या आपके सिटी में भी बारबेक्यू नेशन का क्रेज पहले जैसा है, या फिर आपके सिटी में लोग दूसरे रेस्टोरेंट को ज्यादा प्रीफर करने लगे हैं? तो अगर आज आपको चॉइस मिले बारबेक्यू नेशन, एब्सोल्यूट बीबीक्यू या किसी प्रीमियम कैफे में जाने की, तो आप क्या चूज करोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट क्यों? कमेंट में अपनी ओपिनियन जरूर बताना, मैं हर कमेंट चेक करता हूँ। और अगर आपको ऐसी इन डेप्थ बिजनेस केस स्टडीज पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं ऐसी और इंटरेस्टिंग बिजनेस केस स्टडी के साथ, जहाँ नंबर्स के पीछे छुपी हुई असली स्टोरी को हम साथ मिलकर डिकोड करेंगे।